जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत से तनाव के बीच मालदीव पहुंचे तुर्की का यूक्रेन वाला ड्रोन। आर्मेनिया में मचा चुके हैं तबाही। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने इस मुस्लिम देश ने उठाया बड़ा कदम। क्या मिलेंगे कामयाबी? वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे। राजस्थान सीमा के पास पाकिस्तानी सेना का युद्ध अभ्यास। मुनीर की मौजूदगी में टैंक से लेकर जेट तक ने की बारूद की बारिश। इसी के साथ आपको बताएंगे, हौती ने कई अमेरिकी युद्धपोतों पर ताबड़तोड़ किया मिसाइल अटैक। जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, मालदीव हिंद महासागर में मौजूद एक टापू देश है जो पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर है, लेकिन अब मालदीव अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गया है। मालदीव में पहली बार सैन्य ड्रोन पहुंचे हैं। तुर्की की एक कंपनी के साथ समझौते के बाद पहली बार मालदीव में सैन्य ड्रोन पहुंचे हैं। मालदीव के मुताबिक वो इनका इस्तेमाल देश की सीमा की निगरानी के लिए करेगा। मालदीव मीडिया ने इस मामले से जुड़े वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि ड्रोन 3 मार्च को मालदीव पहुंचे हैं। ये ड्रोन फिलहाल नुनु माफारू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। मालदीव ने तुर्की से कितने ड्रोन खरीदे हैं, उनकी संख्या स्पष्ट नहीं है। मालदीव अगले सप्ताह तक ड्रोन का संचालन शुरू करने के लिए काम कर रहा है। मुइज़्ज़ू सरकार की ओर से इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने पूछा कि क्या मालदीव के पास ऐसे ड्रोन चलाने की क्षमता है। इस पर अधिकारियों ने सीधे तौर पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और कहा कि क्षमताओं को मजबूत करने का काम जारी है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन किर्गिस्तान की फ्लाई स्काई एयरलाइन से लाया गया। फ्लाइट रडार वेबसाइट से पता चला है कि विमान ने तुर्की के तेकिरदाग से माफारू इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी। तुर्की में घातक ड्रोन बनाने वाली कंपनी बैरकटार का ड्रोन शिपमेंट सेंटर तेकिरदार में है। इस कंपनी के मालिक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद है। बैरकटार का सबसे लोकप्रिय ड्रोन TB2 है। ये वो ड्रोन है जो युद्ध के मैदान में भी अपनी ताकत दिखा चुका है। यूक्रेनी सेना ने इस ड्रोन के इस्तेमाल से रूस के सैन्य काफिले को निशाना बनाया है। इसी ड्रोन की मदद से अजरबैजान ने आर्मेनिया को पीछे हटने को मजबूर किया था। यूक्रेन युद्ध के बाद TB2 ड्रोन की डिमांड बढ़ी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण ड्रोन की कम कीमत है। एक ड्रोन खरीदने की कीमत $50 लाख होती है। वहीं इसका एक कंट्रोल स्टेशन भी $50 लाख की कीमत का है। 31 देशों की सेनाएं इस ड्रोन का इस्तेमाल करती है। जनवरी में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन की राजकीय यात्रा पर गए थे। तब उन्होंने संकेत दिया था कि सरकार निगरानी ड्रोन खरीदने का प्लान कर रही है। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर गया है। इस बीच खबर है कि दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिश मुस्लिम देश तुर्की करवाने वाला है। इसके लिए तुर्की शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब एर्दोगान ने शुक्रवार को इस्तांबुल में अपने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत के बाद ये जानकारी दी है। एर्दोगान का प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन बैकफुट पर है। हाल के महीनों में यूक्रेन को अपने पश्चिमी सहयोगियों की सहायता की कमी की वजह से मॉस्को से कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नाटो सदस्य तुर्की ने शांति की पेशकश की है। 2 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया, तब से ही तुर्की खुद को मॉस्को और कीव के बीच एक संभावित मध्यस्थ के रूप में पेश करता आ रहा है। तुर्की की राजधानी अंकारा ने मॉस्को और कीव दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की मांग की है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ सीधे बातचीत के विचार को खारिज कर दिया, ये तर्क देते हुए कि यूक्रेन और पश्चिमी नेताओं को अपनी शर्तों पर शांति स्थापित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड में आगामी शांति शिखर सम्मेलन होगा, जहां कीव अपने खुद के शांति फार्मूले को बढ़ावा देगा। साथ ही उन्होंने एर्दोगान के साथ हुई बातचीत को असरदार बताया। दोनों के बीच बंदरगाह सुरक्षा, काला सागर में नेविगेशन सुरक्षा, कैदियों की अदला बदली और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई है। दरअसल काला सागर पर तुर्की की रणनीतिक स्थिति और बोसफोरस स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल उसे सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अनूठा बनाता है। तुर्की ने युद्ध के पहले हफ्तों में ही कीव और मॉस्को के बीच युद्ध विराम वार्ता की मेजबानी की थी, जिसमें वो नाकाम रहा था। जुलाई 2022 में अंकारा ने संयुक्त राष्ट्र के साथ काला सागर अनाज सौदा किया, जो कीव और मॉस्को के बीच अब तक का सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक समझौता माना गया। इस समझौते के तहत काले सागर के पार यूक्रेनी कृषि निर्यात को सुरक्षित मार्ग की अनुमति दी गई थी, जिसे रूस ने अनुचित बताया था। माना जा रहा है कि तुर्की इसी समझौते के लिए
कड़ी पैरवी कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सेना ने राजस्थान के जैसलमेर की सीमा से लगते डेरा रहीम यार खान में युद्ध अभ्यास किया है। इस दौरान पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी मौजूद रहे। रहीम यार खान के पास प्रशिक्षण क्षेत्र में फील्ड अभ्यास सैनिकों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने किसी देश के नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि पाक सेना हर उस ताकत को मजबूती से जवाब देगी जो हमारी सरजमीन की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा। पाक सेना की ओर से बताया गया है कि इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य मौजूदा हालात और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी पेशेवर कौशल और युद्ध क्षेत्र प्रक्रियाओं को बढ़ाना है। असीम मुनीर ने पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, तोपखाने, वायु रक्षा और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को जांचा और युद्ध अभ्यास देखा। अभ्यास में तोपखाने के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के विमानों ने भी हिस्सा लिया। अभ्यास में युद्ध के दौरान दुश्मन की संचार क्षमताओं और दुष्प्रचार अभियान को वश में करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को भी शामिल किया गया। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान सशस्त्र बल सभी प्रकार के खतरे के खिलाफ मातृभूमि की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। रहीम यार खान में प्रशिक्षण क्षेत्र में फील्ड अभ्यास, शमशीर सेहरा में शामिल सैनिकों के साथ बातचीत में मुनीर ने कहा कि युद्ध के दौरान दुश्मन की संचार क्षमताओं और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपिंग को समझना बेहद जरूरी है। ऐसे में इस युद्ध अभ्यास में आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान की सेना में इसी बुधवार को हैदर टैंक भी शामिल हो गया है। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने टैंक का अनावरण करते हुए ये घोषणा की थी। पंजाब के हेवी इंडस्ट्रीज तक्षशिला में हैदर टैंक यानी पायलट प्रोजेक्ट के रोल आउट समारोह में इस टैंक का प्रदर्शन किया गया था। हैदर टैंक अत्याधुनिक तकनीक और शानदार मार्ग क्षमता, सुरक्षा और युद्ध अभ्यास की विशेषताओं से लैस है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, यमन के हौथियों ने अमेरिकी मालवाहक जहाज प्रोपेल फॉर्च्यून पर हमला कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कई अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए हैं। हौथी प्रवक्ता यहिया सारी ने शनिवार 9 मार्च सुबह एक टीवी संबोधन में ये जानकारी दी। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले के विरोध में हौथी पिछले नवंबर से इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के जहाजों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा करते हुए यहिया सारी ने कहा, हमने लाल सागर और अरब की खाड़ी में 37 ड्रोन से अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने शनिवार सुबह दावा किया कि उन्होंने लाल सागर में हौथी से द्वारा लॉन्च किए गए 15 ड्रोन को नष्ट कर दिया। इस संबंध में सेंट्रल कमांड ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में कहा कि ये ड्रोन वाणिज्यिक जहाजों और गठबंधन जहाजों के लिए खतरा थे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पिछले बुधवार को कहा कि हौथीज को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दूसरी ओर हौथीज ने कहा है कि जब तक गाजा में युद्ध अपराध बंद नहीं हो जाता और नाकाबंदी नहीं हटा ली जाती, तब तक उनके हमले जारी रहेंगे। दरअसल हमास और इजरायल के बीच युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। वे तब से 6 महीने से अधिक समय से गाजा पर हमला कर रहे हैं। हौथी गाजा में इजरायली क्रूरता को समाप्त करने की मांग करते हुए पिछले नवंबर से लाल सागर और अरब की खाड़ी में विभिन्न जहाजों को निशाना बना रहे हैं। पिछले हफ्ते उनके हमले में रूबीमार नाम का ब्रिटिश जहाज डूब गया। इसके अलावा हौथी हमले में अमेरिकी स्वामित्व वाले जहाज के 3 चालक दल के सदस्य भी मारे गए। हालांकि चालक दल फिलीपींस के नागरिक थे। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।